हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स दा में। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9 का एक चैप्टर है। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या होता है बच्चों? ग्रेविटेशन कोई भी दो पॉइंट मासेस के बीच लगने वाला एक फोर्स है। ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना है ग्रेविटेशन क्या है। कोई भी दो पॉइंट मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ये किस तरह का फोर्स होता है बच्चों? ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब जब दो पॉइंट मास के बीच में ये फोर्स लगता है तो दोनों पॉइंट मास के बीच में कांटेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब दो पॉइंट मासेस अगर सर्टेन डिस्टेंस पर भी रहेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स उनके बीच में लगेगा। तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। मतलब हमेशा अट्रैक्ट करता है, रिपल्शन नहीं होता है। जैसे चार्ज के केस में क्या होता है कि ऑपोजिट चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अट्रैक्ट करता है, दो प्लस चार्ज या दो माइनस चार्ज रिपेल करता है। बट इन केस ऑफ ग्रेविटेशन जो कि दो पॉइंट मास के बीच में लगता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नहीं होता है। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, किसके बीच में लगेगा? कोई भी दो पॉइंट मास के बीच में लगेगा। ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है तो डिस्टेंस से भी लग जाएगा। और तीसरा है कि ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का है। ठीक है, तो चलिए अब हमें ये जानना है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट मासेस दिया गया है तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसे हम लोग मेजर कैसे करेंगे। मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा, मेजर कैसे करेंगे, ये टेक्निकल बात है। आम आदमी का भाषा में बात क्या है कि हम लोग उसका फॉर्मूला कैसे क्या है ये जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक फॉर्मूला नहीं जानेंगे तब तक हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, उसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट, या इसको कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है इसको समझेंगे तब हम लोग उस फॉर्मूला को कैलकुलेट कर पाएंगे या उस फॉर्मूला को निकाल पाएंगे जिससे हम लोग दो पॉइंट मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो यहां पे दो पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास है m1 और दूसरा पॉइंट मास है m2। और इन दोनों पॉइंट मासेस m1 और m2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान देना है बच्चों कि r जनरली हम लोग रेडियस को बोलते हैं, बट r यहां पर क्या है, रेडियस नहीं है। r क्या है, दोनों पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस है, r रेडियस नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है इसको थोड़ा समझे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ये जो मास m1 है और ये जो मास m2 है ये दोनों एक दूसरा को अट्रैक्ट कर रहा है। m1 को m2 अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। सपोज दैट फोर्स इज F। अब हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ से जानते हैं
कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो अगर M2 M1 को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विथ फोर्स F, M1 भी M2 को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा विथ फोर्स F। सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां काम कर रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया F। अब चलिए, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है F, वो किस पे डिपेंड करता है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कहना है या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कहना है कि ये जो फोर्स लग रहा है M1 और M2 के बीच में, जो कि अट्रैक्टिव नेचर का एक फोर्स है, वो F, वो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स is proportional to या is directly proportional to, is directly proportional to, किसके साथ प्रोपोर्शनल है, किसके साथ रिलेटेड है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब दूसरा, और ये दोनों जो मास है उनके बीच का डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ऐसे भी आप सोचिए, जब आप किसी दो चीजों के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा देंगे बच्चों, तो उनके बीच में खिंचाव जो है, अट्रैक्शन जो है, वो क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे आप है और आपका एक बैचमेट है जो आप ही के क्लास में पढ़ता है, तो आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, दोस्ती है, आप लोग टिफिन शेयर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जब आप स्कूल से पास आउट होके कहीं और चले जाएंगे, जब जॉब करेंगे, तो डिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। नेचर भी हमें सिखाता है कि डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन कम होता है, तो इससे ज़्यादा घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। सो एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है इनके दोनों मास के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का। तो डिस्टेंस कितना है? r, तो r के स्क्वायर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पॉइंट मास के बीच में डिक्रीज करेगा, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के साथ, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between them, ठीक है। मतलब f जो है वो डिस्टेंस कितना था? r, तो r के स्क्वायर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम लोग इन दोनों को मिला के चले, दोनों इक्वेशन को अगर मिला दें तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो हम लोग एक इक्वेशन बना लिखेंगे या एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। सो ये एक इक्वेशन आ गया जो कि इन चारों पैरामीटर्स को, मतलब f, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास m1, मास m2 और डिस्टेंस जो है r, उनको कनेक्ट कर रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं
कि इसे हम इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, बिकॉज यहां पर क्या होना चाहिए, इक्वल टू आना चाहिए। और प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर जब भी हम लोग इक्वल टू लाएंगे किसी इक्वेशन में, तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहां पर वो कांस्टेंट क्या होगा, तो यहां पर फाइनली हम लोग जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे वो कैसा दिखेगा, तो वो हो जाएगा f इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा g m1 m2 डिवाइडेड बाय r square. So this is the formula to calculate gravitational force of attraction between two point masses m1 m2. अब ये g क्या है, तो ये g जो है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए नाम से ही लग रहा है, यूनिवर्सल मतलब पूरा यूनिवर्स, और कांस्टेंट मतलब वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब एक चीज बच्चों आपको दिमाग में बैठा लेना है, ये जो जी का वैल्यू है ना ये कांस्टेंट रहेगा। आप कहीं भी रहिए, आप जुपिटर में रहिए, आप अर्थ में रहिए, आप पानी के अंदर रहिए, आप हवा में रहिए, जी का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मीडियम का भी, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ठीक है, ये मीडियम पर भी डिपेंड नहीं करता। मीडियम मतलब इंग्लिश हिंदी नहीं, मीडियम मतलब जो, जैसे अभी अगर मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं वहां एक इरेजर ले लीजिए, एक कटर ले लीजिए, एक शार्पनर ले लीजिए, दोनों को सर्टेन डिस्टेंस पे रखिए, तो वहां मीडियम क्या हो गया आपके रूम में, एयर। अब मान लीजिए यही चीज अगर पानी के अंदर करेंगे तो मीडियम क्या हो गया, वाटर। तो अगर मास दोनों सेम है और उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम रहेगा, बिकॉज जी का जो वैल्यू है कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करेगा, ठीक है। जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका जी का वैल्यू, जो कि फिक्स्ड है इरेस्पेक्टिव कि आप कहां पर है, किस मीडियम में है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं कि अगर आपके पास दो पॉइंट मास है, ठीक है, एक है m1 और एक है m2, और ये एयर में रखा हुआ था, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था बच्चों वो सपोज r था, ठीक है, r था। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F इजिकल्स टू लगेगा G m1 m2 बाई r का स्क्वायर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों मासेस के बीच में अगर हम लोग एक कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट डाल दिए यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डाल दिए, तो क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उस पर असर पड़ेगा, तो नया फोर्स जो लगेगा अभी वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स भी होगा जी, बिकॉज ये तो यूनिवर्सल है, ये तो चेंज नहीं होगा। क्या दोनों मास चेंज हुआ, नहीं, तो m1 m2 भी वही रहेगा। भले यहाँ पर हम लोग एक ब्लॉक डाल दिए, लेकिन क्या m1 m2 के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ, नहीं, तो ये भी r हो जाएगा। तो फोर्स जो है वो चेंज नहीं होगा। मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोई मीडियम डाल भी देते हैं दो मास के बीच में, तो वो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बच्चों, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये था आज का फर्स्ट वीडियो अबाउट ग्रेविटेशन चैप्टर का क्लास 9। इसको अच्छे से देखिए, अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन इस फॉर्मूला पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और बाकी टॉपिक्स को आगे फिर पढ़ेंगे। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।